The Hindu editorials, 23rd July 2021. In search of gold, सोने की तलाश में. The Olympic Games remain the greatest sporting event for fans and athletes alike. ओलंपिक खेल महानतम स्पोर्ट के इवेंट अभी भी बने हुए हैं फैंस के लिए और उसी तरह से एथलीट्स के लिए भी. A medal can lose its luster, but the athlete's sporting immortality is set in stone. Such is the enduring allure of triumphs at the Olympics. कोई भी धातु अपनी चमक खो सकता है, लेकिन कोई एथलीट अगर अमर हो जाता है तो उसका जो अमरत्व है वो स्टोन में सेट रह जाता है हमेशा के लिए. ऐसी है लंबे समय तक बने रहने वाली आकर्षण जो कि ओलंपिक्स के जीत की खुशी के आकर्षण होते हैं. Even a participant without any titles is referred to as an Olympian, and it is an eternal stamp that sports persons obsess about. एक ऐसा पार्टिसिपेंट भी भाग लेने वाला भी एक ऐसा भी प्रतिभागी जिसको कोई भी मेडल ना मिले, कोई टाइटल ना मिले, तो भी उसको ओलंपियन के रूप में कहा जाता है, रेफर किया जाता है. और ये हमेशा रहने वाली स्टैम्प उस पर लग जाती है, जो कि स्पोर्ट्स पर्सन्स जितने भी स्पोर्ट्स के खिलाड़ी हैं उसके बारे में उनको एक पागलपन रहता है इस तरह को प्राप्त करने का. The quadrennial congregation of the world's finest athletes is set to begin after a year's delay imposed by the pandemic's shadow. क्वाड्रेनियल का मतलब है हर 4 साल में एक बार होने वाला. कॉन्ग्रीगेशन यानी जब लोग इकट्ठे होते हैं. दुनिया के जो सबसे बेहतरीन एथलीट्स हैं उनका जो 4 सालाना जो जमघट है वो शुरू होने वाला है 1 साल के देरी के बाद, जो कि महामारी के जो छाया थी उसके वजह से लगाया गया था डिले. Tokyo 2020, as the Olympics is branded for the latest edition, will commence at Japan's capital on Friday, while COVID-19 protocols are in place. टोक्यो 2020 जैसा कि ओलंपिक्स को ब्रांड किया गया यानी ब्रांड नेम दिया गया है बिल्कुल हाल के एडिशन के लिए ओलंपिक्स के, वो शुरू होगा जापान के कैपिटल में फ्राइडे को, जहाँ पे जबकि कोविड-19 के जो नियम हैं वो प्लेस में हैं, यानी वो लागू कर दिए गए हैं. Tokyo and Fukushima will conduct the events without spectators, while a limited number may be allowed at stadiums in the Miyagi and Shizuoka regions. टोक्यो और फुकुशिमा इन इवेंट्स को कंडक्ट करेंगे बिना किसी दर्शकों के, जबकि सीमित जो नंबर है दर्शकों का वो अलाउ किया जा सकता है मियागी और शिजुओका क्षेत्र के स्टेडियम्स में. Local approval ratings for the games now stand at halfway mark, a considerable improvement, especially after an 83% opposition as recent as May. जो स्थानीय अनुमोदन की रेटिंग्स हैं गेम्स के लिए अब वो 50% पे हैं, और जो कि काफ़ी सुधार है. खास तौर पे 83% एक बार अपोजिशन आ गया था अभी बिल्कुल हाल में मई में ही, उसके बाद अब ये अप्रूवल बढ़ गया है रेटिंग. Having previously hosted the Olympics in 1964, Tokyo's second dalliance with the Premier Championship has been extremely tough. हालांकि पहले उन्होंने ओलंपिक्स को होस्ट किया था, ओलंपिक्स की उन्होंने जजमानी करी थी 1964 में. टोक्यो का जो ये दूसरा खेलपन है, डैलियंस यानी एक तरह का उसके साथ एक खिलवाड़ करना, पॉजिटिव सेंस में ले जाता है कि टोक्यो एंजॉय कर रहा है उसको, एक खिलवाड़ को कि दोबारा वो उसके साथ जुड़ रहा है, ओलंपिक्स को ऑर्गेनाइज कर रहा है.
ये जो दूसरा डेलियंस है, ये दूसरा जो कह सकते हैं एक तरह का रोमांस है टोक्यो का, इस मुख्य चैंपियनशिप के लिए, एक सबसे अग्रणीय चैंपियनशिप के लिए, ये बहुत ही मुश्किल रहा है। Even 2 days ago, there were whispers of cancellation as the coronavirus graph linked to the games and to Japan revealed an upward climb. अभी 2 दिन पहले ही फुसफुसाहट हुई थी कैंसिलेशन की, जैसे कि कोरोना वायरस का जो ग्राफ था, जो कि गेम से जुड़ा हुआ था और जापान से जुड़ा हुआ था, उसने ये दर्शाया था कि वो ऊपर की ओर चढ़ रहा है। Within the Olympics village ecosystem of athletes, coaches, officials, and volunteers, around 70 have tested positive for COVID-19. ओलंपिक विलेज के अंदर के जो इकोसिस्टम है, उनका जो एनवायरनमेंट है, जिसमें एथलीट्स हैं, कोच हैं, ऑफिशियल्स हैं और वॉलंटियर्स भी हैं। वॉलंटियर मेरे जो स्वयं सेवा दे रहे हैं, करीब करीब 70 लोग जो हैं वो पॉजिटिव टेस्ट कर चुके हैं कोविड-19 के लिए। बट द ओलंपिक्स, हार्किंग बैक टू इट्स एथेंस रूट इन 1896, is expected to hold steady till its conclusion on August 8. लेकिन ये ओलंपिक्स जो कि जिनकी हिस्ट्री जो है वो पीछे की तरफ देखता है एथेंस में, जिसके के रूट्स एथेंस के रूट्स 1896 के हैं, ये बहुत पुराना खेल है, 4 सालाना। इससे ये अपेक्षा ये है कि ये स्थिरता बनाए रखेगा जब तक कि ये पूरा नहीं हो जाता अगस्त 8 को। When it comes to winning the Olympics, the United States of America, Russia, China, European nations, and uh, have excelled। जहाँ तक कि ओलंपिक्स को जीतने का सवाल है, ये जो देश हैं, इन्होंने बहुत ही इसमें उत्कृष्टता दिखाई है। India meanwhile has a mere 28 medals to show, despite turning up since 1900। इसी बीच में भारत जो है, हालांकि हर ओलंपिक में 1900 के बाद वहाँ पर मौजूद रहा है, लेकिन अभी तक केवल 28 मेडल ही दिखाने के लिए हैं। India's initial share came from hockey, but even that tap has run dry since the gold at Moscow in 1980। भारत का जो शुरू का शेयर था वो हॉकी से आया था, लेकिन वो नल भी अब जो है सूख गया है जब से गोल्ड मिला था मॉस्को में 1980 में। India's tilts in the Olympics have often been infused with pathos। भारत का जो ओलंपिक्स के प्रति जो झुकाव है, उसमें अक्सर जो है दुख प्रवेश करा है। Legendary runners Milkha Singh and P.T. Usha missing their bronzes in 60 and 84 respectively। मिल्खा सिंह और पीटी उषा ने अपने अपने ब्रॉन्ज मेडल खो दिए थे 60 और 84 में रिस्पेक्टिवली, यानी क्रमशः। स्टिल टेस्ट द टीयर्ड ग्लैंड्स ऑफ डाई हार्ट फैंस। और ये जो मिस कर दिया था मेडल, अभी भी हमारे जो आंसू वाले जो ग्रंथियां हैं उसका सब परीक्षण करते हैं। जो हमारे डाई हार्ट फैन है, जो बिल्कुल मर जाएंगे फैंस ऐसे खेल के लिए, उनकी जो ग्रंथियां हैं आंसुओं की, उसका उनका टेस्ट हो जाता है, यानी कि जब भी वो याद करते हैं उनको रो पड़ते हैं। However, over the years and through diverse sports such as shooting, tennis, badminton, wrestling, boxing, and weightlifting, India has earned a few medals। लेकिन बहरहाल कई सालों के दौरान अलग अलग विविध स्पोर्ट्स के द्वारा, शूटिंग, टेनिस, बैडमिंटन, इन सब खेलों के द्वारा, वेट लिफ्टिंग, भारत ने कुछ मेडल्स हमने प्राप्त किए हैं, कमाए हैं। This time around, the pursuit to better the best ever tally of 6 gained at London 2012 continues। इस बार भी जो हमारा जो अनुसरण है कि हम और बेहतर करेंगे, अपनी हमेशा की सबसे अच्छा हमारा जो टैली था, यानी कि जो हमारा नंबर था कि 6 मेडल हमने जो सबसे ज़्यादा जीते थे, जो 2012 के लंदन ओलंपिक में हमने गेन किए थे, वो हमारी कोशिश जो है, परस्यूट जो है, चल रहा है। Headlined by PV Sindhu and Mary Kom,
Besides the talent in shooting, weightlifting, and wrestling, India hopes to push its Olympic envelope further, while the yearning for excellence in hockey lingers. हमारे जो पीवी सिंधु हैं और मैरी कॉम खिलाड़ी हैं, उनके द्वारा हम हेडलाइन होते हैं और हमारी मुख्य खिलाड़ी हैं ये। और इसके अलावा हमारे पास टैलेंट है शूटिंग, वेट लिफ्टिंग और रेसलिंग में भी। तो इनसे भारत ये आशा करता है कि हम अपना ओलंपिक का एनवलप को पुश करेंगे, यानी अपने यात्रा को और आगे ले जाएंगे अपने अचीवमेंट को। जबकि हम हमेशा कोशिश करते रहेंगे, यर्निंग मतलब अंदर से जो एक अपने अंदर एक अभिलाषा रह जाती है कि हम उत्कृष्टता करेंगे हॉकी में भी, ये अभिलाषा भी मंडरा रही है। A sobering truth is that the demographic dividend of being the second most populous nation does not really convert into a better yield than multi-event jousts. हमको हमारे एक्साइटमेंट को कम कर देने वाला या हमको सोबर कर देने वाला सच्चाई तो ये है कि जो हमको पॉपुलेशन का जो फायदा हो है कि भी हम सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले नेशन है इस विश्व के, ये सचमुच में हमारा कन्वर्ट नहीं होता है कि हम कई इवेंट वाले जो खेल हैं उसमें हम अपनी यील्ड बढ़ा लें, बेहतर कर लें। जाउस्टनी गुत्थम गुत्था जो है, जैसे कॉम्पिटिशन्स, प्रतिस्पर्धा। इट इज़ अ पॉइंटर टू द नीड टू इम्प्रूव स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर। ये इस बात का पॉइंटर है कि हमारे यहाँ ज़रूरत है कि हम अपने स्पोर्ट्स की संरचनात्मक चीज़ों को सुधार करें। एज इंडिया एट द ओलंपिक्स रिमेन्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे भारत ओलंपिक्स में एक वर्क इन प्रोग्रेस बना हुआ है, यानी कि हमारा कार्य जारी है अपने आप को सुधारने के लिए। एन ओलंपिक मेडल ऑफर्स स्पोर्टिंग निर्माणा। इवन टेनिस लेजेंड सर्बियन नोवाक जोकोविक इज नॉट इम्यून टू इट्स चार्म। एक ओलंपिक का जो मेडल है वो स्पोर्ट के फील्ड में एक निर्वाण ऑफर कर रहा है। और टेनिस के जो लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, लेजेंडरी मतलब जो एक लेजेंड बन गए हैं, पुरानी कथाओं का पार्ट बन गए, जैसे सर्ब सर्ब के नोवाक जोकोविच जो अभी भी खेल रहे हैं, वो भी इस चार्म से, इस आकर्षण से बचे हुए नहीं है, इम्यून नहीं है। लिमिट्स ऑफ कोऑपरेशन। रिफॉर्म्स इन द कोऑपरेटिव सेक्टर शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ फेडरल प्रिंसिपल्स। जो सुधार कोऑपरेटिव सेक्टर में लाए जा रहे हैं उसमें हमें ये कीमत नहीं चुकानी पड़नी चाहिए कि हमारे फेडरल सिद्धांत हैं वो हमारे खो जाएं या उनकी वो हमारे उसमें उनका कोई नुकसान हो जाए। कॉपरेशन की सीमाएं। द कोऑपरेटिव मूवमेंट सर्टनली नीड्स रिफॉर्म एंड रिवाइटलाइजेशन। कोऑपरेटिव मूवमेंट को निश्चित रूप से सुधार की ज़रूरत है और पुनर्जीवन की ज़रूरत है। Beset by political interference, many cooperative societies do not hold elections regularly. राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रभावित होते हुए, उसके अंदर दबे हुए बहुत सी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं ऐसी जो कि इलेक्शन नहीं होल्ड कर पाती हैं, इलेक्शंस नहीं होल्ड करती हैं नियमित रूप से, while some are superseded frequently। और कभी कुछ ऐसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिनको बहुत बार बार जो है उनको सुपरसीड कर दिया जाता है क्योंकि ये दूसरी सोसाइटीज आ जाती हैं। The 97th Constitution Amendment, which came into effect in 2012, was a major step towards infusing autonomy, democratic functioning and professional management। तो 97वां कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट किया गया था, जो कि 2012 में इफेक्ट में आया था, असर में आया था, वो एक बड़ा स्टेप था जिसमें कि इंडिपेंडेंस को इन्फ्यूज करने की तरफ बढ़े थे हम और प्रजातांत्रिक फंक्शनिंग की तरफ बढ़े थे और प्रोफेशनल तरीके से, व्यावसायिक रूप से प्रबंधन की तरफ बढ़े थे। The recent Supreme Court verdict holding the amendment unconstitutional to the extent it applied to cooperative societies under the control of the states is a reminder that even well-intentioned efforts towards reforms cannot be at the cost of the quasi-federal principles underlying the Constitution। हाल में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया, डिसीजन आया है, इसमें भी उन्होंने इस अमेंडमेंट को उस हद तक असंवैधानिक होल्ड कर दिया है जिस हद तक वो अप्लाई करता था ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को जो कि स्टेट्स के कंट्रोल में आती हैं।
और ये वर्डिक्ट जो है इस बात को याद दिलाता है कि बहुत ही अच्छे इंटेंशन से भी जो कोशिश की जाती है, अच्छी मंशा से भी जो कोशिशें की जाती हैं सुधार की ओर, वो भी जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो हमारे क्वासी फेडरल प्रिंसिपल्स हैं, यानी पूरी पार्ट फेडरल जो हमारे सिद्धांत हैं, उनको उनके कॉस्ट पे नहीं हो सकता। द अमेंडमेंट एडेड पार्ट 19B टू द कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्निंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। इस अमेंडमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 19B जोड़ा था और जिसका मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटीज से था। पार्ट 19B delineated the contours of what state legislation on cooperative societies ought to contain, including provisions on the maximum number of directors in each society, reservation for seats for SCs or STs and women, besides the duration of the terms of the elected members, among others. ये जो अमेंडमेंट आया था पार्ट 19B में, इसने डेलिनिएट किया था, यानी कि बड़े सिस्टमैटिक रूप से रखा था लिख के कि वो कौन से कॉन्टूर्स होंगे। कॉन्टूर मतलब जो रेखाएं होती हैं, जो कि एक लहजे को शो करती हैं, एक तरीके को शो कर, ऊंचाई नीचाई को जो शो करती हैं, कि जो स्टेट का जो लेजिस्लेशन है कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए, उसमें क्या क्या प्रावधान होने चाहिए जब भी स्टेट लॉ बनाती है, और जिसमें कि ऐसे प्रावधान भी थे कि कितने डायरेक्टर मैक्सिमम होने चाहिए, जैसे हर सोसाइटी में, या रिजर्वेशन जो है सीट्स का SC STs और वुमेन के लिए होना चाहिए। और इसके अलावा जो है जो इलेक्टेड मेंबर्स का जो टर्म है, यानी कितने साल वो रहेंगे इलेक्टेड, उसका जो ड्यूरेशन है, ये भी उसमें स्टेट रजिस्ट्रेशन में होना चाहिए। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया था। The question before the court was whether the 97th Amendment impacted the legislative domain of the state legislature. कोर्ट के समक्ष जो प्रश्न था वो ये था कि क्या 57वां जो अमेंडमेंट है वो स्टेट लेजिस्लेचर का जो लेजिस्लेटिव यानी लॉ बनाने का जो डोमेन है, जो क्षेत्र है, उसके ऊपर कोई असर कर रहा है, एंड देयरफॉर रिक्वायर्ड रेटिफिकेशन बाय हाफ द लेजिस्लेचर्स, और इसलिए इसे आधे लेजिस्लेचर्स की रेटिफिकेशन की आवश्यकता थी कि नहीं थी। इन एडिशन टू द रिक्वायर्ड टू थर्ड्स मेजोरिटी, इसके अलावा की जो जरूरी टू थर्ड मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट की मेजोरिटी के अलावा, क्योंकि ये स्टेट लेजिस्लेचर के डोमेन लेजिस्लेटिव डोमेन को इम्पैक्ट कर रहा था, तो क्या इसको रेटिफिकेशन की ज़रूरत थी आधे लेजिस्लेचर्स के? गुजरात हाई कोर्ट हैड फाउंड द अमेंडमेंट इनवैलिड फॉर वांट ऑफ सच रेटिफिकेशन। गुजरात हाई कोर्ट ने पाया था कि ये अमेंडमेंट इनवैलिड है, क्योंकि ये ऐसा रेटिफिकेशन हुआ नहीं है। The Supreme Court, by a 2:1 majority, upheld the judgment holding the amendment invalid, but only in relation to cooperatives under the states. सुप्रीम कोर्ट ने 2-1 मेजॉरिटी से इस जजमेंट को इनवैलिड करने का जो कार्य किया था गुजरात हाई कोर्ट ने, उसको अपहोल्ड किया, यानी सपोर्ट किया, उसको सही घोषित किया, लेकिन केवल उन कोऑपरेटिव्स के रिलेशन में जो कि राज्य के अंतर्गत आते हैं, राज्यों के अंतर्गत आते हैं। The elaborate amendment would hold good for multi-state cooperative societies on which Parliament was competent to enact laws. ये जो बड़ा विस्तृत अमेंडमेंट है, ये कई स्टेट्स में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज काम करती हैं एक साथ ही, उनके लिए सही रहेगा, जिसमें कि पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट होती है लॉज बनाने के लिए, क्योंकि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज के लिए पार्लियामेंट लॉ बनाने के लिए कॉम्पिटेंट है। A significant limitation on Parliament's amending power is the requirement that certain kinds of amendments to the Constitution must be ratified by 50% of the state legislatures. पार्लियामेंट की जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर देने की पावर है, उस पर एक महत्वपूर्ण सीमा है, और वो इस रूप में आती है कि जो जरूरी किया गया है कि कुछ तरह के अमेंडमेंट्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के, ये जरूरी है कि
उसको रेक्टिफाई किया जाना चाहिए 50% legislature के द्वारा. The Union government believed that as the subject of cooperative societies in the state list was not altered in any way by the 97th Amendment, and that it only outlines the guidelines on any law of cooperatives that the assemblies may enact. The ratification was not necessary. यूनियन गवर्नमेंट ये विश्वास करती करती थी कि चूंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो सब्जेक्ट है ये स्टेट लिस्ट में आता है और इस बात को किसी भी तरह से बदला नहीं गया था 97th अमेंडमेंट के द्वारा कि वो स्टेट लिस्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा. और यूनियन गवर्नमेंट ने केवल गाइडलाइंस जो है दिशा निर्देश ही आउटलाइन किए थे. कोई भी अगर लॉ बनती है कोऑपरेटिव्स के लिए जो असेंबलीज बनाएंगी उसके लिए केवल दिशा निर्देश आउटलाइन किए थे, तो इसलिए रेटिफिकेशन कराना जरूरी नहीं था. A key principle from the judgment is that the ratification requirement will apply if there is any attempt to federal the state. एक मुख्य सिद्धांत इस जजमेंट से ये निकल के आता है कि रेटिफिकेशन की ज़रूरत जो है अप्लाई करेगी अगर कोई भी कोशिश की जाती है कि हम स्टेट्स लेजिस्लेचर को बांध दें, फेडरल कर दें मतलब बांध दें किसी भी प्रकार से, जब कि वो लॉ बना रहा हो अपने खुद के क्षेत्र में. मतलब स्टेट गवर्नमेंट अपने क्षेत्र में लॉ बनाए तो इन गाइडलाइन के हिसाब से बनाए. का मतलब ये हुआ कि उनकी जो फ्रीडम है वो फटर हो रही है, बंद जा रही है. उसकी अगर कोई भी कोशिश होती है उनकी फ्रीडम की तो उसको रेटिफाई कराना चाहिए. एक मुख्य सिद्धांत ये है. इवन इफ देयर इज नो अटेम्प्ट टू अल्टर द डिस्ट्रीब्यूशन, भले ही कोई ये कोशिश नहीं की गई है कि जो भी लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है यूनियन और स्टेट्स के बीच में उसमें कोई भी बदलाव लाया जाए, लेकिन स्टेट्स को अगर गाइडलाइन भी दी जा रही है कि आप लॉ इन गाइडलाइंस के हिसाब से बनाएंगे तो भी वो एक क्वासी फेडरल प्रिंसिपल है उसके बियॉन्ड जाता है और इसका मतलब उसको रेक्टिफाई कराना चाहिए था. दस इन द एब्सेंस ऑफ रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स, और इस प्रकार से जैसे जैसे स्टेट्स रेटिफाई नहीं करते हैं अगर, तो जो अमेंडमेंट है जो कि आउटलाइन दे रहा है स्टेट लॉज के लिए, डिस्क्राइब कर रहा है आउटलाइंस कि स्टेट लॉज कैसे बनेंगी एक स्टेट सब्जेक्ट पे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन के मस्टर को पास नहीं कर रहा. यानी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रतिवेदी पे जब उसको टेस्ट किया जाता है तो वो पास नहीं होगा. The judgment may mean that the concern expressed by some about the adverse implications of the formation of a new Ministry of Cooperation on Federal Principles could be true. इस जजमेंट का ये मतलब है कि क्या ये मतलब निकल सकता है कि जो जो चिंता व्यक्त की गई है कुछ लोगों के द्वारा कि अगर नई मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन बनाई जाती है उसके कुछ विपरीत परिणाम हो सकते हैं, विपरीत असर हो सकते हैं फेडरल प्रिंसिपल्स के ऊपर, तो हो सकता है कि ये सच हो जाए. However, there is no denying that the scope for democratizing the functioning of cooperative societies and enhancing their autonomy remains same. लेकिन बहरहाल इस बारे में कोई भी डिनायल नहीं हो सकता, इस बात को मना नहीं किया जा सकता कि कोऑपरेटिव सोसाइटी की फंक्शनिंग को प्रजातांत्रिक बनाने का जो स्कोप है और उनकी जो इंडिपेंडेंस को बढ़ाने का जो स्कोप है वो अभी भी चेंज नहीं हुआ है. यानी कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को फंक्शनिंग को डेमोक्रेटाइज करना ज़रूरी है और उनके ऑटोनॉमी को भी एनहांस करना ज़रूरी है. तो यहाँ के कहा गया कि वेल इंटेंशनड अमेंडमेंट था, लेकिन क्योंकि इसमें फेडरल प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रश्न उठ रहा है तो इसलिए जिस तरह से इसको किया गया कि गाइडलाइन दे के, तो उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कहा कि आप गाइडलाइन नहीं दे सकते हैं स्टेट को कि वो अपने स्टेट लिस्ट में कैसे लॉ बनाएगी. मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ चूँकि हम कंकरेंट लिस्ट में आती हैं वहाँ पे आप गाइडलाइन दे सकते हैं.